कराची से हैं, फिर सिडनी गए, फिर टोरंटो गए। ओंटारियो को क्रॉस करने में हमें तकरीबन 1.5 दिन का टाइम लगा। अगर सिडनी की बात करूं तो वहाँ पे शाम को 5 बजे तमाम मॉल्स आज भी बंद हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमें लगा कि यार मतलब हम तो पाकिस्तान जैसे कहीं पे आ गए। और इसी तरह अगर मैं फूड की बात करूं, कल्चर की बात करूं, डाइवर्सिटी की बात करूं, मस्जिदों की बात करूं, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन रमजान, मजा आ गया। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी। और बाकी क्या चैलेंजेस आपको मिले टोरंटो में खासकर? जो 12,000 की गाड़ी थी वो तकरीबन $25,000 की गाड़ी अप्रूव करवाई हुई थी बैंक से। तो ये भी एक स्कैम था। वहां पे बड़ा खतरनाक डंडा होता है, किसी की जो है वो मचाल नहीं होती बिजनेस की। मैं कैनेडियन हूँ, मेरे पास जो है वो पीआर कार्ड है, लाइसेंस है, तो मैं तो यहाँ से भाग के नहीं जाऊंगा। अजमल कनाडा से। वीडियो के दूसरे पार्ट में अशर भाई हमारे साथ हैं। अशर सना के नाम से यूट्यूब का बड़ा फेमस चैनल है, कनाडा में व्लॉगिंग करते हैं, आजकल कैलगरी में है। मेरी रिक्वेस्ट पर ये कम्युनिटी सेंटर आए हैं, विलेज स्क्वायर कम्युनिटी सेंटर में। वीडियो के दूसरे पार्ट में इनसे पूछेंगे कि इनका कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा है, टोरंटो का एक्सपीरियंस कैसा है, और अल्बर्टा जहां पे आप ये मौजूद हैं कैलगरी में, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, इनकी व्लॉगिंग कैसी चल रही है। कल्चर के हवाले से कुछ बातें करेंगे, कुछ लिविंग कॉस्ट के हवाले से बातें करेंगे, पूछेंगे इनसे कि क्या डिफरेंस है ओंटारियो के जो लिविंग कॉस्ट है उसमें और अल्बर्टा के लिविंग कॉस्ट में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजमल कि आपने इनवाइट किया, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और आपकी फैमिली के थ्रू जो ये सारा हो पाया। और सो थैंक यू सो मच इसके लिए। वेलकम। अच्छा अशर भाई, मुझे ये बताएं कि कब आप तशरीफ लाए कनाडा में, कौन से ईयर में आप आए हैं यहाँ पे? हम लोग आए हैं अक्टूबर, 1 साल हो गया, अक्टूबर 2022 में हम लोग कनाडा आए थे एज अ पीआर। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं अशर भाई कि आपने प्लान किया, लैंड भी किया ओंटारियो में, कैसा रहा आपका टोरंटो का एक्सपीरियंस? बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा। और शुरू में काफ़ी हर्डल्स, जैसे आपको पता है कि जब आप न्यू कमर आते हैं और आपको ये चीज़ें होती हैं। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो काफ़ी लोग ये कहा करते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया कनाडा एक ही जैसा है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा एक ही जैसा है। बट मैं आपको बता दूं, जो लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो या फिर कनाडा में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। जो सिस्टम्स हैं यहाँ के वो ऑस्ट्रेलिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है, और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो वाइब है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो है वो, मैं सिडनी में रहा हूँ तकरीबन 10 साल, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो कल्चर है वो 9 to 5 का है। अब जाके काफ़ी जो है वो ऐसी जगहें हैं वहाँ पे जो रात को 11-12 बजे तक भी जो है वो मार्केट्स खुली रहती है। अगर मैं टोरंटो की बात करूँ, यहाँ पे आपको लास्ट ईयर जब हम लोगों ने लैंड किया टोरंटो में, तो यहाँ पे हर चीज़ मतलब मॉल्स ऑलमोस्ट रोज़ाना ही 9 से 10 बजे तक खुले हुए रहते थे। और अगर सिडनी की बात करूँ तो वहाँ पे शाम को 5 बजे तमाम मॉल्स आज भी बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक दिन होता है जुमेरात का दिन, थर्सडे का दिन, जिस दिन लोगों को ज़्यादातर पे मिलती है। वीकली वहाँ पे पे मिलती है, बाई वीकली मिलती है। तो वहाँ पे थर्सडे वाले दिन जो होता है सिर्फ रात को 9 बजे तक मॉल खुला होता है। अच्छा। तो ये मुझे एक बहुत ही मतलब वो लगा, इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान में रहते थे तो आपको पता है पाकिस्तान में तो मार्केटें रात को 12-12, 1-1 बजे तक खुली रहती है। दिन में देर में खुलती है, रात में देर में बंद होती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि अगर हम मैं कराची से हूँ, तो कराची में नाइट लाइफ का ज़्यादा कल्चर है। मतलब कराची वाले, आपको जैसे आपने सुना ही होगा कि देर तक जागते हैं, देर तक जागते हैं, वो देर में उठते हैं और देर तक जागते हैं। बट ये है कि सुबह भी उठते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, सब कुछ होता है। बट फिर भी कराची वाले जो है वो एज कम्पेयर टू दूसरे अदर सिटीज इन पाकिस्तान देर तक जागने वाली कौम है। तो टोरंटो के अंदर जो हमें कल्चर मिला देखने को, वहाँ का जो फूड मिला, हमने ज़्यादातर जो है वो इंडियंस जो व्लॉगर होते थे उनको फॉलो करते थे। पाकिस्तानी कम ही बनाते हैं वहाँ पे, बट हमने वो चीज़ इंट्रोड्यूस की वहाँ पे। और जैसे मिसिसागा है, लाइक कराची और लाहौर वालों के लिए लाहौर होगा, पेशावर वालों के लिए पेशावर होगा। तो मिसिसागा जब हम लोग बेसिकली हमने लैंड किया मिसिसागा के अंदर, वहाँ पे एयरबीएनबी हमने लिया। अच्छा। तो बिल्कुल हमें लगा कि यार मतलब हम तो पाकिस्तान जैसे कहीं पे आ गए। और अच्छा। हाँ, वहाँ का फूड बेहतरीन है। बस ये है कि समझ ले साफ सुथरा पाकिस्तान, जहाँ अच्छा। पे रोड्स बनी हुई हैं और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सारी चीजें। तो ऐसा लगा हम लोग कि यार कनाडा में हमने लैंड नहीं किया, हम लोग तो पाकिस्तान ही आ गए। बिल्कुल जबरदस्त माहौल, रात को देर देर तक जो है वो सारे होटल्स, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो है वो खुले हुए हैं। आपको बिल्कुल देसी माहौल लग रहा है। रात को 12 बजे तक, 2 बजे आपको गोला कंडा खाना है, रात को 3 बजे चले जाए आप। अच्छा, वहाँ पे मिसिसागा में बिल्कुल ऐसी बहुत सारी जगह है। तो वो, और टेस्ट भी आपको ऐसा लगा बिल्कुल कि यार कराची वाला टेस्ट आ रहा है। समोसे खा ले, जलेबी खा ले, कराची कबाब पराठा खा ले, कुछ भी खा ले, वो आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि यार जबरदस्त चीज़ है। जो चीज़ हमने कभी ऑस्ट्रेलिया में बैठ के सोची नहीं थी, वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही होता था कि समोसे, जो अगर मैं समोसे की बात करूँ तो एक समोसा $5 का होता था। अच्छा। और आज से ये समझ लें हमेशा से ऐसा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो समोसे होते थे वो फ्रोजन समोसे ज़्यादा हम लोग खाते थे, और जो वैसे होते थे फ्रेश वाले वो $4 से $5 का होता था। अब हम लोग जब मिसिसागा में लास्ट ईयर हमने लैंड किया यहाँ पे, तो जो समोसे की प्राइस थी वो बढ़ के समझ लें 70 सेंट हो गई थी। तो फ्रेश समोसा
$70 का $5 का वहां पे और 70 सेंट का यहाँ पे कनाडा में, और वो भी फ्रेश, बिल्कुल जबरदस्त पाकिस्तानी स्टाइल। फ्रोजन वाला सीन नहीं है। फ्रोजन वाला कोई सीन नहीं, बिल्कुल फ्रेश। जो पाकिस्तानी शॉप्स थी वहाँ पे स्वीट्स की, वहां से, और फिर $4 की या $3 की आई थिंक वहाँ पे 1 पाउंड जलेबी मिलती थी। तो वहां पे हमें ऐसा लगा कि भाई ये भी कुछ अलग हो गया है। तो कुछ रोजे हमने वहाँ पे, जब रमजान आए तो कुछ रोजे भी हमने वहाँ पे जाके खोले। और इसी तरह अगर मैं फूड की बात करूँ, कल्चर की बात करूँ, डाइवर्सिटी की बात करूँ, मस्जिदों की बात करूँ, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन रमजान, मजा आ गया। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, जैसे आपने बोला कि एक्सपेक्ट क्या किया था, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमें यही था कि जो माहौल मतलब 9 to 5 वाला होता है, मतलब शाम में सब बंद हो जाता है, वो माहौल हमें यहाँ कैलगरी आके मिला। अच्छा, मुझे ये बताएं, चैलेंजेस क्या अशर भाई वहां पे फेस किए? टेम्परेचर तो डेफिनेटली एक, वेदर तो एक चैलेंज है, वेदर के साथ साथ वेदर को कैसे कोप अप किया, और बाकी क्या चैलेंजेस आपको मिले टोरंटो में खासकर? यार टोरंटो में जैसे मैंने बताया आपको कि डाइवर्सिटी होती है। अब यहाँ पे ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ये था कि गोरा कल्चर था, सिस्टम बड़े परफेक्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज भी होंगे। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ कनाडा से, कनाडा के सिस्टम कुछ जो है वो लूप होल काफ़ी है। जैसे स्कैम्स, टोरंटो में हमें 2 स्कैम हमें देखने को मिले। अच्छा। हम जब आए तो हमारी हम थी पाकिस्तानी माशाल्लाह से कम्युनिटी ने हमारे साथ बड़ा स्कैम किया। और वो स्कैम ऐसा किया कि जब हम लोग यहाँ आए तो हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे टाउन हाउस लेंगे मिसिसागा या मिल्टन वगैरह में, जहाँ पे भी ओंटारियो के अंदर, जो हमारी रेंज थी $2500-2600 की, और हमें मिल रहे थे वहाँ पे। मगर एक जो है वो पाकिस्तानी रियल्टर थी, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने ये स्कैम किया कि हमसे एक जो है ना डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने एक साइन करवा लिया, बॉन्ड एक तरह का, कि 90 डेज तक आप मेरे अलावा किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। अच्छा। जबकि ये बॉन्ड सिर्फ उसके साथ साइन होता है जो सेलिंग और बाइंग होती है। तो ये रेंटर के साथ कभी होती ही नहीं ये चीज। तो ये न्यू कमर एक स्कैम था, हमने अपनी वीडियो भी बनाई थी इसमें। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो आप किसी भी तरह का कोई बॉन्ड किसी रियल्टर के साथ कोई एग्रीमेंट साइन मत करना। और उसने वो साइन करवाने के बाद हमें कोई घर दिखाया भी नहीं, 1-2 घर दिखाए बस, और उसकी ऑफर डलवा दी जबरदस्ती करके कि जो है वो ये घर होगा वो घर होगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा पहला इंप्रेशन था कनाडा का वो काफी बुरा हुआ। जो किस वजह से हुआ, मतलब यहाँ के गोरों ने नहीं किया, कोई यहाँ की सिस्टम ने नहीं किया, मगर जो देसी हमारी कम्युनिटी थी, पाकिस्तानी अपने थे, अपने ही स्कैम करते हैं, उन्होंने हमें इस चक्कर में फंसा दिया। तो कि अब ऑफर हमारे ही थ्रू डलवाओगे तो ही होगी। तो अब हमें ये चीजें सब पता नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीजें नहीं होती थी और कैलगरी में भी ये चीजें नहीं होती है इस तरह की। जब हम लोग आए तो यहाँ पे, खैर वो बाद में इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये पहला स्कैम हुआ, तो ये सब चीजें हुई। और उसके बाद फिर हमने दूसरे रियल्टर के पास गए, तो उसने कहा भाई आपका MLS सिस्टम जो होता है, MLS सिस्टम होता है, realtor.ca पे जाएंगे, तो उसने बताया कि भाई आपका तो उस रियल्टर के थ्रू है, तो आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता थी क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए थे। तो ये स्कैम हुआ, उसकी वजह से हमें जबरदस्ती जो है वो बेसमेंट में जाना पड़ा, जबकि हमारे पास बजट भी था, पैसे भी थे, सब कुछ था कि हम लोग एक टाउन हाउस या फिर अपार्टमेंट ईजी जो है वो रेंट कर लेंगे। तो ये पहला स्कैम हुआ। और दूसरा स्कैम की बात करूं, जब हम लोग आए यहाँ पे तो स्कैम हुआ हमारे साथ गाड़ी का। अच्छा। हाँ, जब मैं गाड़ी लीज के ऊपर लेने के लिए गया तो एक इंडियन थे, वो भी देसी कम्युनिटी मगर इंडियन थे। तो उन्होंने वो किया कि हमसे वो सारी चीजें साइन करवा ली, सब कुछ हो गया। गाड़ी जिस दिन लेने जाना था, उसने जो है वो गैप का एक इंश्योरेंस का होता है, तो वो गैप ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का कोई सीन नहीं होता था। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो उसने कहा कि भाई सीधी सीधी चीजें बताएंगे, ये इंश्योरेंस होगी, ये गाड़ी की लीज होगी और ये सब चीजें होंगी। हमने कहा ठीक है। अच्छा। एक इनवाइस उसने बना के दी, उसके ऊपर हमारी जो है वो क्रेडिट अप्रूव हो गया बैंक से, सब कुछ हो गया और आगे चीज हो गई। जिस दिन हमें गाड़ी लेने जाना था तो एक जो है वो बंदे की सिक्स सेंस होती है ना कि वो हो रहा होता है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने, सना ने बोला कि यार इसको बोलो कि इनवाइस जो है ना दोबारा सेंड करे कि इसने हमसे क्या दिखाया और बैंक से किस अमाउंट में अप्रूव करवाया। तो जब पता चला तो गैप जो था बिटवीन वो $10,000 का था। जो गाड़ी थी वो $12,000 की थी, यूज में हम लोग लीज करवा रहे थे। तो उसने जो 12,000 की गाड़ी थी वो तकरीबन $25,000 की गाड़ी अप्रूव करवाई हुई थी बैंक से। तो ये भी एक स्कैम था। तो वो $500 हमने उसको डिपॉजिट दिया हुआ था, वो भी पैसे चले गए। तो ये 2-3 हमारे साथ जो है वो शुरू में आगे स्कैम हो गए। फिर एक रेंटा कार का स्कैम था, वहां पे एक रूट्स जो है वो कंपनी है, मैं नाम इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि जो है वो ताकि और लोग बच सके उस चीज से। वो ये करते हैं कि जैसे इंटरप्राइज है बड़ी एक वो है रेंटा कार कंपनी, उनका ये होता है कि आपने गाड़ी जब बुक करवा ली तो आप को पैसे पहले नहीं देने पड़ते। आप जब जाते हैं वहां पे ओवर द काउंटर, जब आप गाड़ी लेते हैं तभी आपको आपके पैसे कटते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड चार्ज होता है। वहां पे क्या हुआ, जब मैं वहां पे गया गाड़ी लेने के लिए, चीप कार होती है ना, हम जब न्यू माइग्रेंट्स आए होते हैं तो पैसे आपको पता है बचा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये होता है। तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी सीधे सीधे चलते थे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास इस तरह के कोई स्कैम नहीं होते थे। और वहाँ पे जो फेयर वर्क होता है, मतलब जैसे यहाँ पे जो भी कह लें आप, समझ लें फेयर एंट्री कह लें या फिर फेयर वर्क, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है जो इस सारी लेजिस्लेशन को, जो स्कैम्स होते हैं कंज्यूमर राइट्स के,
उस चीज को जो है मॉनिटर करता है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे बड़ा खतरनाक डंडा होता है, किसी की जो है मजाल नहीं होती बिजनेस की, कोई किसी के साथ स्कैम कर पाए। तो वहां पे ऐसा नहीं होता। हमारे साथ 10 साल में कोई इस तरह का स्कैम नहीं हुआ। अगर आपके पैसे चले भी जाते हैं तब भी आप उनको एक अगर फेयर वर्क की धमकी लगाएंगे तो 2 मिनट में आपके पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अच्छा, बड़े सख्त कानून है ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेयर वर्क को लेकर। कनाडा में जो है वो आगे ये हमें थोड़े लूपहोल दिखे, अल्लाह करे आगे चल के बेहतर हो जाए। बट ये है कि जो चीज़ हुई तो ये हुआ कि हमने जो है वो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड मेरा ऑटोमेटिकली चार्ज भी हो गया। और जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया तो उसने कहा कि भाई आपको जो डिपॉजिट देना होगा ना, अब वो आपको देना होगा $1500। अच्छा। और जो लोकल मेरे पास जो है, मैंने कनाडा का लाइसेंस भी अपना कन्वर्ट करवा लिया था, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया से आते हैं तो आपके पास आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, आपका डायरेक्ट जो लाइसेंस है कन्वर्ट हो जाता है स्टेट में। तो अब उसने कहा कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस होता तो उसके ऊपर $500 का डिपॉजिट था, अब आपके पास कनाडा का लोकल लाइसेंस है तो आपको $1500 का। मैंने कहा यार मतलब ये तो उल्टी बात हो गई। मैं कैनेडियन हूँ, मेरे पास जो है वो PR कार्ड है, लाइसेंस है, तो मैं तो यहाँ से भाग के नहीं जाऊंगा एज कम्पेयर टू वो बंदा जो विजिटर पे आया है। वो उसकी ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ से गाड़ी को डैमेज करके या चालान करवा के या जो चीजें करवा के फाइन करवा के निकल जाता है, तो $500 ही कटेंगे। तो मैं 1500, अब $1500 का, और वो भी आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू देना होगा। बिल्कुल। अब जब न्यू कमर आते हैं आपको पता है, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड बनता है वो $1000 से $1500 का होता है। तो वो अब मेरे पास उतनी लिमिट ही नहीं है कि मैं उस चीज को दे पाऊं, तो मेरे वो $300 वहां पे जाया होगा। तो ये 3 स्कैम जो है वो आके मुझे मतलब वेलकम टू कनाडा के नाम पे जो है वो ये चीजें हुई, जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। 10 साल गुजारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कनाडा में इस तरह के स्कैम्स होंगे। बट अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, यहाँ पे वेलकमिंग एटीट्यूड की बात करूं, यहाँ के नॉर्मल लोगों की बात करूं, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा एक्सेप्टेंस है, गवर्नमेंट भी वेलकमिंग है और लोग भी वेलकमिंग है। अच्छा अशर भाई, ये बताइएगा, $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नंबर 1 शहर में रहे हैं, कराची में। आप ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े नंबर 1 एक किस्म के शहर है सिडनी में रहे हैं। यहाँ पे भी आप नंबर 1 शहर में गए और फिर भी आपने छोड़ दिया टोरंटो को, और अब आप कैलगरी में हैं। तो रीजन उसके पीछे आई थिंक कोविड है, और कोविड के बाद जो आप समझते हैं इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। तो उसमें ये प्रॉब्लम हो गई कि वहां पे जो टोरंटो में आपको जाहिर है मारा मारी बहुत हो गई। न्यू कमर्स, हम जैसे न्यू कमर्स जो है वो सबसे पहले चाहते हैं कि लैंड करना टोरंटो में लैंड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कल्चर, मोर अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे। और नो डाउट हमें अपॉर्चुनिटीज मिली भी वहाँ पे, काफी लोगों के साथ हमने कोलैब किया, काफी चीजें हुई, तो लोगों से मुलाकात भी हुई, सब कुछ हुआ। बट ये कि कैलगरी हमारे दिमाग में हमेशा से था। कुछ यहाँ पे दोस्त भी रहते थे और 1-2 रिश्तेदार भी रहते थे, तो बताते रहते थे कि अफोर्डेबल है, ये है सब चीज़ें। मगर वो 2 साल पहले की बात थी। अब जो जैसे कि इन्फ्लेशन के बाद हर जगह की जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, रेंट बढ़ गए, ग्रोसरीज बढ़ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, तो हमने सोचा कि यार अब हमें एक ना एक टाइम पे, हमने ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में भी 10 साल लगा लिए हैं, यहाँ पे भी हो गया, एक टाइम पे हमें अपना घर बनाने का हमने सोचा। तो हमने सोचा कि यार हम लोग जस्ट गिव इट अ गो, 1 साल देते हैं यहाँ पे कैलगरी के अंदर, और फिर हम बीच में हम कोशिश करेंगे कि अपना घर खरीद पाएं, ताकि आगे चल के कोई एक जो है वो ठिकाना बन जाए। और आगे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चीजें, घरों की प्राइस बढ़ रही है, जैसे 2-3 लाख के पहले यहाँ पे घर हुआ करते थे, वो 5-6 लाख 7 लाख तक के भी पहुंच गए। तो एक टाइम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ये कैलगरी भी अनअफोर्डेबल हो जाए और हमें यहाँ से किसी और जो है वो रीजनल एरिया में मूव करना पड़े और कहीं गाँव देहातों में जाना पड़े। क्योंकि असल में हमारा मसला ये था कि हम लोग, मतलब जैसे आपने बताया, कराची से हैं, फिर सिडनी गए, फिर टोरंटो गए, तो जो माइंड सेट होता है ना हमारा बड़े शहरों में रहने के बाद, बड़ा मुश्किल होता है कि उसको मैनेज करना। और आज तक आप यकीन माने 2 महीने में मैं और मेरी फैमिली इस चीज को मतलब अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, अभी तक इस चीज को कि हम लोग कैलगरी में वाकई में आया रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो इन्फ्लेशन है ना, वो एक बड़ा है मूव करने का, जो हम लोग टोरंटो से कैलगरी आए। अशर भाई, मेरा अगला सवाल यही है कि कैलगरी में आके कैसा फील कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप 3 मेगा सिटीज में रह चुके हैं, और अब कैलगरी का वेदर कैसा लगा आपको, उसके अलावा कल्चर यहाँ का कैसा है, अपनी कम्युनिटीज के थोड़ा सा जरा बताइएगा। फूड और ये चीजें यहाँ पे कैसी लगी? फूड मैंने अभी तक बहुत ज्यादा यहाँ पे लोकली ट्राई नहीं किया है, तो मैं मतलब झूठ नहीं बोलूंगा कि किस तरह का है किस तरह का नहीं है। बट हाँ, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि यहाँ पे नाइट लाइफ कल्चर तो ऑब्वियसली नहीं है, जो कैलगरी से देखते होंगे या फिर जो बड़े शहरों से देखते होंगे, ये चीज यहाँ नहीं है। बट ये क्या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। 11 बजे तक भी मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स खुले हुए होते हैं और चीजें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल लोग शायद थोड़े से स्लो होंगे या कुछ होगा, तो उस वजह से एक ये चीज मुझे लगी एज कम्पेयर टू टोरंटो की अगर मैं बात करूं। और वहाँ पे लाइफ ज़्यादा बिजी मुझे लगी, मतलब फास्ट लगी एज कम्पेयर टू कैलगरी की बात करूँ, कि वहाँ पे लोग ज़्यादा थोड़े फास्ट है, लाइफ थोड़ी फास्ट है। यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी स्लो है,
कैलगरी के अंदर ओवरऑल जो वाइब है आपकी, काम डाउन है, क्वाइट है, जो लोग मतलब क्वाइट रहने वाले हो, रश जिनको ना पसंद हो, तो उनके लिए कैलगरी इज द बेस्ट सिटी इन कनाडा। क्वाइट रहने वाले हो, ज्यादा मतलब सोशलाइजिंग उनको ना पसंद हो, हम लोग जो है वो सोशल एनिमल है कि मतलब हर वक्त लोगों से मिलते जुलते रहना, बाहर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था कैलगरी में आना। ये दूसरा एक पहलू है। और तीसरा वेदर की, जैसे आपने बात की, वेदर ब्यूटीफुल है यहाँ का। यहाँ पे जो मोस्ट सनी डेज होते हैं, सब लोग यही कहा करते थे, गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे कि मोस्ट सनी डेज इन कनाडा, तो कैलगरी का ही नाम सबसे पहले आएगा। टोरंटो में बड़ा डिप्रेशन होता था वेदर को लेके, बेसमेंट थी एक तो पहली बात, और दूसरी बात कि वेदर जो वहाँ का जो कोल्ड वेदर होता है विंटर, वो बहुत ही खतरनाक होता है, हार्श होता है। और अभी इत्तेफाक की बात है कि नवंबर चल रहा है, बेहतरीन सनी डेज होते हैं यहाँ पे, हर रोज ऑलमोस्ट सूरज निकलता है, चाहे वो आधे घंटे के लिए क्यों ना निकले, मगर निकलता है। और ये कि अब तक नवंबर में तो स्नो सिर्फ एक ही दफा पड़ी है। इत्तेफाक की बात यह कि वेदर भी अभी तक अच्छा चल रहा है। और सर्दी की बात करें तो भाई देखिए, सर्दी अब आप सोच के ही आते हैं कि कनाडा तो ओवरऑल है ही ठंडा मुल्क, तो सर्दी की मेरे हिसाब से कंप्लेंट होनी चाहिए। हाँ, ये होता है कि सर्दी पे कोप किस तरह करना है, कि कौन से शहर में सूरज है, किसी में नहीं है, तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है। नहीं, आपको फूड के हवाले से तो आज यहाँ की जो सिग्नेचर बिरयानी है वो मैं इंशाल्लाह आपको टेस्ट करवाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अशर भाई के कम्युनिटीज का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अपनी कम्युनिटी, जैसा कि आपने बताया कि मिसिसागा तो लिटिल पाकिस्तान है, हाँ, तो लिटिल यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कैसा लगा आपको? यहाँ पे भी अपनी बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, यानी कि कोई मसला नहीं है, कैसा लगा आपको? नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी कम्युनिटी है, नो डाउट, बड़ी। आई थिंक सब यही कहा करते थे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस की काफ़ी बड़ी देसी कम्युनिटी है। और नए नए प्लाजा यहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी मस्जिदें भी बन रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, बिल्कुल। ऑब्वियसली मैं मिसिसागा को कैलगरी और टोरंटो को कैलगरी से उस तरह कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही पुरानी कम्युनिटी है, बहुत डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और वहाँ मिसिसागा की इटसेल्फ ही 8 से 9 लाख की आबादी है, और पूरे ओवरऑल कैलगरी जहाँ पे तमाम कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, यहाँ पे 1.5 से लेके 1.6 मिलियन की आबादी। ऑब्वियसली तो कोई कंपैरिजन उस तरह बनता नहीं है, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का बताया, तो एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, डाइवर्स लोग हैं, फूड भी है, कल्चर भी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा अशर भाई, थोड़ा सा आप अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से बताएं। आपका यूट्यूब चैनल है, माशाल्लाह, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, और आपका कंटेंट बेसिकली क्या होता है? बड़ा इंगेजिंग होता है, मैंने देखा कि भाई खासकर जो फीमेल्स हैं, मेरी अपनी बेटियां देखती हैं आपका कंटेंट, भाभी का और आपका। थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि कैसे इंस्पायरेशन मिली और कैसे फिर चलते चले गए इसमें यूट्यूब के इसमें सफर में। असल में इसमें वही मैं बताऊंगा, जब ये कोविड आया तो सना की जॉब खत्म हो गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही थे हम लोग, तो टाइम मिला। मतलब हम लोग शुरू से बहुत ट्रैवल करते थे ऑस्ट्रेलिया में, हमने बहुत ट्रैवल किया, सिडनी, मेलबर्न, बाय रोड आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, शौक था। और फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फॉलो करते थे कि भाई वहाँ पे जो है वो अपनी यूट्यूब बनाते हैं। अपनी ट्रैवल का मुझे हमेशा से शौक रहा है बचपन से ही, और मैंने बहुत ट्रैवल किया है। अभी भी इस साल मैं 3 मुल्कों को घूम के आ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं अभी इसी साल समझ ले, मैं पहले यहाँ से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से मैं दुबई गया, और दुबई से उम्रा करके फिर वापस पाकिस्तान गया उम्रा करने के बाद, और फिर दोबारा पाकिस्तान से फिर अब यहाँ पे आया हूँ, ईद बकरीद वगैरह सब मना के। तो मुझे मतलब हमेशा से शौक रहा है ट्रैवल का, और आगे भी मेरे प्लान्स हैं इंशाल्लाह कि ट्रैवल कुछ बड़ा करना है। तो ये था। और फिर जब कोविड आया तो फिर टाइम मिला, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता था, 6-6 दिन हम लोग काम करते थे वहाँ पे कोप करने के लिए, लिविंग को अफोर्ड करने के लिए। तो जब वो टाइम आया तो हमें ये चीज़ें हुई कि यार अब हम जो अपना शौक था उस चीज़ को पूरा कर सके, मगर अब शौक को पूरा करने के लिए टाइम तो था, मगर ट्रैवल करने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि यार चलो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो शॉप्स दिखाना शुरू करते हैं, जो लाइफस्टाइल होता है वहाँ पे एक फैमिली किस तरह रह सकती है, कैसे पैसे बचा सकती है, क्या रेंट होता है, किस तरह चीज़ें मिलती हैं, क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें आपको और दिखाना शुरू करते हैं। तो काफ़ी पाकिस्तान में जो है वो कपल व्लॉगिंग का अभी आज तक भी जो है वो चीज़ें नहीं थी, बट हमने जो है वो सीख के ये चीज़ें शुरू की आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। 2020 में हमने अपने चैनल बनाया था, ये शरसना व्लॉग्स, और अल्लाह के शुक्र है अब 3.5 साल हो गए चला रहे हैं इस चीज़ को। कोशिश करते हैं दूसरों की भी हेल्प कर सकें, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब जब हम लोग पहले टोरंटो के बारे में दिखाते थे, तो अब जब कैलगरी के में आए तो कैलगरी के बारे में बताते रहते हैं कि यहाँ पे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे आप कम पैसों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और जो नॉर्मल फैमिली लाइफस्टाइल होता है उसी बारे में सब चीज़ें बताते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि जो आपका कैलगरी से टोरंटो आपने कार पे ट्रैवल किया, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसको बता दें कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अब 3,500 में हमें किलोमीटर बनते हैं, 3,500 तकरीबन 3,600 किलोमीटर बनते हैं फ्रॉम मिसिसागा टू कैलगरी। तो ये गेम था कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग लास्ट ईयर टोरंटो में लैंड किया था हमने, तो हम अपनी सारी चीज़ें, अपना सामान, अपनी गाड़ी वगैरह सब स्टोरेज में वहाँ पे छोड़ गए थे, बेचा नहीं था। तो
हमें पता नहीं था कि हम लोग वापस जब आएंगे तो टोरंटो में ही आएंगे या फिर कैलगरी में आएंगे। हमने सोचा था कि जब वापस आ रहे होंगे तब इस बारे में सोचेंगे, तो खैर हमने वापसी में डिसाइड कर लिया कि हमने कैलगरी ही आना है। तो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये था कि हमने जहाज के थ्रू तो यहाँ पे आ गए, अब गाड़ी को लेकर आना था, क्योंकि आपको पता है गाड़ी के बगैर कनाडा में तो आप सर्वाइवल आपका इम्पॉसिबल है। तो गाड़ी मेरे पास वहाँ पे थी, तो अब काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया कि वहाँ पे गाड़ी बेच दो, यहाँ पे गाड़ी खरीद दो। मेरे पास वहाँ पे 4x4 थी SUV CX-7, तो मैंने बहुत कम पैसों में खरीद ली थी, तो कैश के ऊपर ही। तो वो गाड़ी अच्छी थी, मुझे उसके ऊपर भरोसा था, और मुझे जो है ना वो भी है, कीड़ा भी है एक तरह से कि जो है वो मैं पंगे ले लेता हूँ नए नए, जैसे मैंने यहाँ कनाडा आके पंगे ले लिया। तो लोग कहते हैं यार ये मतलब बेवकूफ़ है, सोचता नहीं है करने से पहले, बट ये है कि मैं वो काम कर जाता हूँ और उसके बाद फिर वो मिसाल वो बन जाती है। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इलॉन मस्क किया, अगर वो इलॉन मस्क बड़े बड़े पंगे ना लेता तो वो इलॉन मस्क भी ना बनता। तो मैं मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ, मैं इलॉन मस्क नहीं हूँ, अपने आप को नहीं बोल रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो एडवेंचर कर जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक है, मुझे बाय रोड गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने वो सफर शुरू किया, और लोगों ने, मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई पागल हो, ये चीज ना करो, वो ना करो, बट मैंने कहा कि यार करते हैं, अल्लाह मालिक है। मैं जब गाड़ी लेके वहां से निकला अपने कजन के साथ, उसका नाम है, तो उसने मेरा साथ दिया, और गाड़ी में मतलब वो चलाता नहीं था मगर वो मेरे साथ बैठा रहता था, गपशप होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। एक मुझे दूसरा हाथ थी कि यार अल्लाह ना करे कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाए, मेरी कोई तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए। 3,500 किलोमीटर का सफर है, बहुत बड़ा सफर है। कराची के चक्कर लगते हैं, बल्कि 3.5। हाँ, अगर आप कराची से रावलपिंडी एग्जैक्टली, तो मतलब कराची से रावलपिंडी जाना, फिर वापस आना और फिर जाना 3 चक्कर है। तो 3 चक्कर जो है वो हमने लगाए एक ही गो के अंदर, 3 दिन हमें लगे वो। और अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो ओंटारियो को जो रकबा है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है, अगर आप कभी देखेंगे उसमें, तो ऊपर वो पूरा रकबा है उसका। और ओंटारियो को क्रॉस करने में हमें तकरीबन 1.5 दिन का टाइम लगा। 2,000 किलोमीटर हमने वहाँ पे थंडर बे पे खत्म किया अपने। और उसके बाद फिर वहाँ से हम पहुंचे विनीपेग तकरीबन थंडर बे से तकरीबन 700 किलोमीटर है, तो हमें 7 घंटे वहाँ पे लगे। मैनिटोबा एक और सूबा जो है वो हमें देखने को मिल गया। फिर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी वो हमारी थी रेजाइना, जो कि एक बड़ा शहर है। हमारा वहाँ पे रुकने का प्लान नहीं था ऑल्दो, तो फिर वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था, मैं यूनिलीवर में काम करता था पाकिस्तान में, तो वो वहाँ पे मूव हो गया था 3 साल पहले। तो फिर मैंने उसको कांटेक्ट किया, तो उसने बोला, नोमान नाम है उसका, तो उसने बोला कि यार मोस्ट वेलकम, तुम जरूर आओ, यहाँ पे कम्युनिटी भी आ रही है, मतलब उसने एक गेट टुगेदर अरेंज किया हुआ था लड़कों का वहाँ पे, तो वहाँ पे मुलाकात भी हो जाएगी, और फिर तुमको रहना हो तो तुम रह लेना। तो फिर मैं निकल रहा था वहाँ से मुलाकात वगैरह करके, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी। रिजाइना एक छोटा शहर है, विनीपेग भी एक छोटा शहर है, मगर अगर मैं रिजाइना को विनीपेग से कंपेयर करूंगा तो विनीपेग का जो डाउनटाउन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, बड़ी आबादी, तकरीबन 8 लाख की आबादी है। रिजाइना में तकरीबन आई थिंक 2-2.5 लाख की आबादी होगी, तो कम वो है आबादी, और थोड़ा स्लो शहर है उस तरह से। तो बस वहाँ पे फिर मैं एक दिन रहा, फिर वहाँ से सीधा 750 किलोमीटर की ड्राइव करके दूसरे दिन मैं अपने घर कैलगरी पहुँच गया। बिल्कुल। आखिर में मैं अशर भाई की बातों को कंक्लूड करूंगा। पहली बात जो अशर भाई की बातों से वाज़िया नजर आती है कि अगर आप ख्वाब देखते हैं तो आप ख्वाब पूरे भी कर सकते हैं, जो ख्वाब देखते हैं वो पा भी लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कनाडा आए तो स्कैमर्स से बच के रहें, क्योंकि धोखे की खूबी ये होती है, ये उस साइड से आता है, उस बंदे की तरफ से आता है जिसका बंदा तो कोई नहीं करता, जिससे एक्सपेक्ट ही नहीं करता। तो धोखे से बचें, स्कैम से बचें, ये दूसरी बात अशर भाई ने बताई। और तीसरी बात, जो नए आने वाले हैं अगर वो हमारी कम्युनिटीज से होते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि यार कोई छोटा सा घर मिल जाए। तो छोटा सा घर आपको बड़े शहरों में लेना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए अशर भाई कैलगरी आए हैं, घर देख रहे हैं, और अल्लाह करेगा आज नहीं तो कल ये ले भी लेंगे। कैलगरी एक अच्छा शहर है, अशर भाई ने बताया, कम्युनिटीज भी हैं यहाँ पे, सारा कुछ है। और आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, अपना जो इन्होंने सोचा हुआ था, अपनी हॉबी जो इनके इंटरेस्ट थे उस पर काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अभी इन्होंने बताया कि 3,500 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया गाड़ी पर। बहुत बड़ी बात है, कनाडा बहुत बड़ा है, और 3,500 किलोमीटर का सफ़र, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने भी बताया कि पिंडी से कराची तकरीबन 3 दफा आना जाना फिर आना, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अशर सना के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। बड़ा शानदार कंटेंट है इनका, कनाडा के हवाले से, रोजमर्रा के मामलात के हवाले से। और आखिर में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अशर भाई, आप मेरी रिक्वेस्ट पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।